आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य किंशुक कौशिक की लिखी कहानी वर्मा नमकीन भंडार। आलू मटर का समोसा, नहीं स्पिनच कॉर्न पनीर समोसा। आलू मटर यानी आलू मटर, समोसा कभी आलू के बिना सुना है? तो अब सुनेंगे ना। वर्मा जी के घर की सुबह बाप बेटे की एक पुरानी चटपटी बहस से शुरू हो गई थी। एक ऐसी बहस जो कुछ सालों से शुरू हुई और जिसका कोई हल आज तक तो नहीं निकला। वर्मा जी ने अखबार का पन्ना पलटा और चाय की चुस्की लेते हुए बोले, 4 पीढ़ियों से वर्मा नमकीन भंडार के समोसों, आलू पूरी और ब्रेड पकौड़ों का स्वाद पूरे सदर बाजार में नंबर 1 है। लोगों की जीभ में बस गया है। तेरा ये आइडिया ना बरसों से बंधे हुए ग्राहक भगा देगा। अपने पापा की बात पर आकाश मुस्कुरा दिया। आजकल उसने अपने पापा के साथ वर्मा नमकीन भंडार की गद्दी संभाल ली थी। बराबरी से उनका हाथ बटाता था, पर उनको बहस में हरा सके इतना बड़ा वो शायद अब भी नहीं हुआ था। पापा के सामने उसकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी काम नहीं आती। वो दलीलें देकर बोला, स्पिनच कॉर्न पनीर समोसा इतना स्वाद वाला बनाऊंगा ना, सारे सदर बाजार के लड़के लड़कियां वर्मा नमकीन भंडार के सामने लाइन लगाए मिलेंगे। वर्मा जी ने झट से उसकी बात काटी। समोसा मतलब आलू और मटर का मसाला, न कि ये क्या बोलते हैं फिनिश कॉर्न है। अरे भाई, देसी पकवान का नाम भी देसी हो तब तो भाएगा। ये होटल मैनेजमेंट तूने पढ़ी होगी ठीक है, पर 30 साल से मैं जानता हूँ ग्राहक को। जो पहले कभी अपने दादा के साथ पहली बार आए थे ना, वो अब अपने पोतों को लाते हैं क्योंकि स्वाद वही मेंटेन किया है। और इन चक्करों में पड़ने के बजाय तो हमारे मसाले क्यों नहीं सीख लेता भाई, हैं? आकाश ने ना में सर हिलाया और दीवार पर लगी माँ की तस्वीर के सामने अगरबत्ती लगा के वो भी टेबल के दूसरी तरफ बैठ गया। चाय में पराठा डुबो के खाने लगा। माँ उसे बचपन में खिलाती थी, नरम पराठे और गरम चाय। माँ नहीं है, पर पराठा चाय आकाश ने अब तक नहीं छोड़ा। ये उसका फिक्स नाश्ता था। शायद माँ के होने का भरम देती थी ये आदत। साथ में नाश्ता करना भी ऐसी ही एक आदत थी। आकाश ने कप में बची चाय घूंट भर के पी और पापा के गले में बाहें डालकर उन्हें छेड़ते हुए बोला, चलो आप ही बनाओ समोसे। और हाँ, आज मैं शाम को दुकान नहीं आऊँगा, स्कूल वाले दोस्त आए हुए हैं। वो बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। समोसे में आलू मटर पड़ेगा या पालक और चीज़, ये तो तय नहीं हुआ, लेकिन बाप बेटे के रिश्तों में मसालों का तालमेल एकदम बराबर था। शाम को वर्मा जी दुकान बंद करके लौटे तो घर से कुछ दूर पहुंचने पर ही उन्हें आकाश की मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी दिखाई दी। पास पहुंचे तो बुरी तरह चौंक गए। बाइक पर जमीन में घसीटने के निशान थे और पेट्रोल की टंकी पर बड़ा सा डेंट था। वर्मा जी घबराए हुए और भागते हुए घर की सीढ़ियां चढ़ गए। अपनी फूलती सांसों को संभालते हुए घर के अंदर का मंजर देखकर उनका दिल बैठ गया। आकाश मेज पर अपनी टांग सीधी करके बैठा अपने छिले हुए घुटने पर दवा लगा रहा था। जिस हाथ में आकाश रुई पकड़े था उसकी कोहनी से भी हल्का हल्का खून बह रहा था। गनीमत थी कि और कहीं, और खासकर सिर या चेहरे पर कोई चोट नहीं दिखाई पड़ती थी। कितनी बार वर्मा जी ने उसे बिना हेलमेट बाइक न चलाने की हिदायत दी थी, लेकिन ये क्या हो गया भाई, चलो चलो उठो, अस्पताल चलो। वर्मा जी ने अपनी चिंता छुपाने के लिए आवाज में मजबूती लाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं पापा, बस जरा सा बाइक स्लिप हो गई थी, ये तो बस हल्की सी खरोच है, दवा लगा ली मैंने, आप चिंता मत करो। इससे ज्यादा तो आपको गर्म घी का छींटा पड़ने से कितनी बार लग जाता है, आप ध्यान तक नहीं देते। अच्छा ठीक है, जरा देखने तो दे भाई। वर्मा जी वहीं मेज के पास घुटनों के बल बैठ गए और आकाश की तरफ झुक के मुआयना करने लगे। आकाश में उनकी जान बसती थी। उसको लगी ये खरोंच भी उन्हें गवारा नहीं थी। उसके अलावा उनकी जिंदगी में था ही कौन? वही उनका दोस्त था, वही बिजनेस पार्टनर और वही जीने की इकलौती वजह। वो उसकी चोट में फूंक मारने लगे तो एक गंध उनकी नाक में घुसी। शायद एंटीसेप्टिक लिक्विड की होगी। उन्होंने रुई उसके घाव पर लगाई तो आकाश मां कहकर कराह उठा। वर्मा जी हंस दिए। पापा तकलीफ दे तो माँ याद आती है ना, कहते हुए उनका गला भर्रा गया। वो उठकर रसोई में गए और मुट्ठी में कुछ राई नमक ले आए। आकाश के सर के आसपास घुमाने लगे और कुछ बुदबुदाने लगे। आकाश जोर से हंसने लगा।
पापा, मसालों से अगर मुश्किलें दूर भागने लगी तो अपने घर तो कभी कोई मुश्किल आए ही नहीं। चुप कर। वर्मा जी ने बेटे को लाड़ से झिड़का और उसका माथा चूम लिया। इस बार वही गंध और तेजी से आई। इस बार उन्होंने वो गंध पहचान ली। वही बरसों पुरानी गंध वर्मा जी के घर फिर लौट आई थी, शराब की गंध। तू शराब पी के घर आया? शराब? वर्मा जी तन्ना के खड़े हो गए और तेज आवाज में बोले। वो अपने अंदर फट रहे ज्वालामुखी को काबू में नहीं कर पा रहे थे। गुस्सा, दुख, हताशा, डर, कितना कुछ एक साथ बाहर निकल कर आने को था। बता, क्यों पी शराब? वो फिर चीखे। आकाश की हिम्मत नहीं हुई अब अपने पापा से आंख मिलाने की। सॉरी पापा, वो बस थोड़ा पार्टी में। थोड़ा यानी? और पार्टी का मतलब पीना होता है? आकाश थोड़ा कुनमुनाया और बोला, पापा आजकल पार्टी में इतना चलता है, और कौन सा मैं रोज पीता हूं। शर्म नहीं आती तुझे? एक तो पी के आया, उस पे बहस। वर्मा जी ने हाथ में पकड़ी हुई एंटीसेप्टिक की बोतल जमीन पर पटक दी। आकाश हैरान उन्हें देखता रहा, फिर तन्ना के खड़ा हो गया। प्लीज पापा, आप बिना बात का ड्रामा कर रहे हैं। अगर मैं भी बाहर नौकरी कर रहा होता तो आपको पता भी नहीं चलता। कौन सी बड़ी बात हो गई एक दो पैग पी लेने से? अरे गलती कर दी मैंने, 5 स्टार की नौकरी छोड़ के आपका खानदानी काम चुन लिया। वर्मा जी सन्न रह गए। आकाश ने अपने कमरे में जाकर धम से दरवाजा बंद कर दिया। वर्मा जी जमीन पर बैठकर सिसकने लगे। टूटे कांच की किरचें उंगलियों में चुभ गईं। तकलीफ हुई, बेहद तकलीफ। आज वर्मा जी के सामने उनकी जिंदगी का सबसे दुखद सच आ खड़ा हुआ था। उस रात दोनों ने साथ में घर में रहते हुए भी पहली बार अलग अलग खाना खाया। पहली बार घर में ऐसी खामोशी थी। दिन भर की बातें एक दूसरे को कहे बिना अपने अपने कमरों में बंद हो जाना इस घर में पहली बार हुआ था। पहले कभी नहीं हुआ। वर्मा जी की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो वो रात को सोने के पहले आकाश के कमरे में पहुंच गए। बेटे से उसका हालचाल पूछे बिना उनको नींद कहाँ आनी थी। आकाश उन्हें देखकर उठने को हुआ तो वर्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस लेटे रहने का इशारा किया और उसके सरहाने बैठ गए। अपने बेटे के बालों में हाथ फेरने लगे। आकाश ने उनका हाथ थाम लिया। वो अपने पापा से ऐसे लहजे में बात करने पर पछता रहा था। पापा उसके लिए सब कुछ थे। वो कभी भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, न जानबूझ के न ही अनजाने में। कुछ पलों की खामोशी के बाद आकाश ने कुछ बोलना चाहा पर वर्मा जी ने उसे रोक दिया। आकाश देखता रहा अपने पापा के चेहरे को। वहां दुख था? शायद नहीं। गुस्सा भी नहीं। फिर क्या था जो वो पढ़ नहीं पा रहा था? वो कुछ पूछता या कहता इसके पहले ही वर्मा जी ने हिम्मत बांधी और बोले, तुम ठीक कह रहे थे बेटा, आज कोई बड़ी बात नहीं हुई है। नया जमाना है, सभी पीने लगे, तुमने भी थोड़ी पी ली तो क्या गुनाह हो गया। वर्मा जी बड़ी शांत आवाज में बात कर रहे थे पर आकाश को एक एक शब्द तमाचे जैसा लग रहा था। उसे तकलीफ हो रही थी पर वो नहीं जानता था कि जख्म पर असली घाव लगना अभी बाकी था। आगे जो कहना था उसके लिए वर्मा जी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर फिर बोलना शुरू किया। बेटा, तुम नहीं जानते पर इस शराब की वजह से बरसों पहले मैंने तुम्हारी माँ को खोया है। ऐसे ही एक दिन मुझे भी लगा था कि सब पीते हैं, कभी पार्टी में थोड़ी ले ली तो क्या हो गया। वर्मा जी का गला भरने लगा था पर अब वो बरसों से दबी बात अपने बेटे से कह देना चाहते थे। मैं भी बस थोड़ी सी पीकर स्कूटर चला रहा था। तुम्हारी माँ मेरे साथ थी। मैंने रफ्तार तेज कर दी, हवा में उड़ा रहा था स्कूटर। तुम्हारी माँ टोकती रही, चिल्लाती रही, रोको रोको, धीरे चलो। मैं कहाँ सुन रहा था और कहते कहते वर्मा जी फूट फूट कर रो पड़े। आकाश सन्न रह गया। उस रात घर में खामोशी तो थी पर चैन नहीं था। नींद पूरे घर से कोसों दूर थी। आकाश का सारा नशा अपनी माँ की मौत का सच जानकर उतर चुका था। एक्सीडेंट का दर्द अब महसूस ही नहीं हो रहा था।
पर यह कैसा घाव उसके मन पर उसके अपने पापा ने दे दिया था जो जो शायद कभी नहीं भरने वाला था। वो जान चुका था कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार उसके पापा थे, उसके अपने पापा, और ये बात उसको आज तक पता नहीं थी। आकाश बरसों पहले ये सोचना छोड़ चुका था कि अगर उसकी भी मम्मी होती तो उसका दिन कैसे कटता। घर का माहौल शायद कहीं ज्यादा खुशमिजाज, थोड़ा रंग बिरंगा, जिंदगी और नरमी से भरा होता। स्कूल से लौटने पर कोई उसे घर पर देखकर खुश होता, उसकी पीठ से बैग उतारता, उसकी शिकायतें सुनता। बीमारी के वक्त उसकी देखभाल घर पर होती, न कि दुकान पर। त्योहारों का रंग भी तो कुछ और ही होता। शायद उसके घर भी लोगों का आना जाना लगा रहता। वो माफ नहीं करेगा पापा को, कभी बात नहीं करेगा उनसे। सारा दिन आकाश ऐसे ही ख्यालों से उलझता रहा। बीच में कभी पापा का आंसुओं से भरा चेहरा सामने आता। जिस इंसान को उसने हमेशा शांत लेकिन मजबूत देखा था, आज कैसे उसकी रुलाई निकल आई थी। किसी बेटे के लिए अपने पिता को बेबस देखना उसके आदमी बनने का सबसे दुखद मगर शायद जरूरी पड़ाव है। पर इस वक्त आकाश बड़ा नहीं होना चाहता था। उसे फिर से बच्चा बनकर जिद पर उतर आना था, चाहे इसका कोई भी अंजाम हो। आकाश के लिए उसके पापा उसके दोस्त थे। माँ का होना उन्हें और करीब ले आया था, पर माँ के ना होने की वजह आज उनके बीच दीवार बन रही थी। अपनी पत्नी की मौत का सच बताकर वर्मा जी के दिल से बरसों पुराना बोझ उतर गया था। हालांकि अपने बेटे की बेचैनी और गुस्से का अंदाजा था उन्हें। एक बार वर्मा जी ने खुद को कोसा कि क्या जरूरत थी आकाश को ये सब बताने की। आगे क्या होने वाला है ये सोचकर वर्मा जी का दिल बैठ रहा था, पर ना बताते और कहीं आकाश को भी शराब की आदत लग जाती तो। कभी वो भी उनकी तरह पीकर गाड़ी चलाता और वो आगे सोचना भी नहीं चाहते थे। अच्छा ही हुआ उन्होंने जो सब कुछ बेटे को बता दिया। नाराज हुआ तो क्या, कम से कम उनकी तरह किसी हादसे का शिकार तो नहीं होगा। वर्मा जी फिर भी रात भर सो नहीं सके। करवटें बदलते रहे, समझाते रहे, खुद को तसल्ली देते रहे। अगली सुबह वर्मा जी तैयार होकर एकदम समय से दुकान पहुंच गए और काम शुरू किया। सुबह का वक्त वैसे भी सबसे मसरूफियत भरा होता था, जब दूसरे शहरों से आए व्यापारी, अपनी दिहाड़ी शुरू करने वाले प्रवासी मजदूर और स्कूल कॉलेज जाते स्टूडेंट वर्मा नमकीन भंडार से पूरी सब्जी का नाश्ता करके ही दिन भर की मशक्क़त के लिए तैयार होते। तेल की कड़ाही उबलती रही और समोसे पूरियों के खेप उतरते रहे। तकरीबन 10 बजे जब थोड़ी फुर्सत हुई तो वर्मा जी ने रोज की तरह आकाश को फ़ोन किया, पर आकाश ने जवाब नहीं दिया। आकाश आज पूरा दिन दुकान पर नहीं आया। दिन भर तेल मसालों की गंध, भट्टी की गर्मी और ग्राहकों की भीड़ उन्हें उतना नहीं थकाती थी, पर आकाश की दूरी ने उन्हें एकदम सुस्त कर दिया। रात को घर पहुंचकर उन्होंने खुद ही अपनी चाबी से ताला खोला। भीतर अंधेरा था। बत्ती जलाई तो सामने दीवार पर नजर गई। उनकी पत्नी की तस्वीर की जगह दीवार पर एक खाली जगह थी। चारों तरफ पड़ चुकी काली धूल की रेखाएं इस बात की गवाह थीं कि कल से आज के बीच क्या खो गया था। वर्मा जी को लगा कि आज उनकी पत्नी एक बार फिर उनकी जिंदगी से चली गई हैं। रोज 12 बजे नहा धोकर नियम से दुकान पहुंचकर वर्मा जी को घर जबरदस्ती भेज देने वाला आकाश अब कभी 3 कभी 4 बजे आता और दुकान के वर्करों के सामने वर्मा जी से बस काम के ही सिलसिले में कोई बात करता। घर पर तो न कोई कारण था और न कोई और पुल जो उन्हें जोड़ता। 2 लोगों के घर में रहते हुए भी खामोशी ही रहती। वर्मा जी ने कई बार उस रात के बारे में बात करनी चाही, पर आकाश ने हमेशा कन्नी काट ली। वर्मा जी को लगता कि आकाश उन पर चीखे, चिल्लाए, गुस्सा करे, किसी तरह अपनी भड़ास निकाले, पर आकाश ने कुछ नहीं कहा। वो जानते थे कि उनकी अपनी परवरिश आज उनके आड़े आ रही थी। वर्मा जी ने धीरे धीरे खुद को समझा लिया कि शायद आकाश को कुछ और वक्त चाहिए, और उन्होंने धीरे धीरे अपना सारा ध्यान वापस अपनी दुकान में लगा दिया। पर मन को किसी और चैन कहाँ था।
एक दिन दोपहर को सामान की लिस्ट बना रहे थे कि दुकान में एक खत आया। लिफाफे पर उसी नामी 5 सितारा होटल का नाम था जहां कुछ साल पहले आकाश ने ट्रेनिंग की थी। वर्मा जी का जी घबरा उठा। आकाश ने शायद अब ये दुकान, मोहल्ला, शहर और यहाँ तक कि अपने पापा को भी छोड़ने का मन बना लिया था। एक पल को वर्मा जी को लगा कि वो लिफाफा वहीं कढ़ाई के नीचे जलती भट्टी में फेंक दें, पर आखिरकार उन्होंने उसे अपनी जेब में रख लिया। आकाश आज भी दिन भर दुकान पर नहीं आया। दुकान बंद करके अपनी जेब में भारी बोझ लिए वर्मा जी के कदम घर की तरफ सीधे बढ़ नहीं पाए। घंटों सदर बाजार में भटकने के बाद जब वो घर पहुंचे तो वहां अंधेरा पसरा था। बत्ती जलाने के बाद वर्मा जी ने देखा कि एक भरा हुआ बैग सफर पर निकलने के लिए तैयार था। आखिर 4 पीढ़ियों के बाद वर्मा नमकीन भंडार को वक्त की नजर लग गई थी। उस रात जब आकाश घर आया तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो वर्मा जी कुर्सी पर एक लिफाफा सीने से लगाए शायद सो चुके थे। आकाश ने हल्के से वो लिफाफा निकालने की कोशिश की तो वर्मा जी की आंख खुल गई। तू कब आया? ये तेरा कोई लेटर आया है, वर्मा जी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आकाश ने बिना कुछ बोले लिफाफा ले लिया। कहीं जा रहा है क्या? वर्मा जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वो आकाश ने इतना ही कहा था कि वर्मा जी ने अपने दोनों हाथों से आकाश के दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मेरी वजह से तेरा बचपन। कहते कहते गला रुंधाया वर्मा जी का। आकाश खामोश खड़ा था, पर उसके हाथों ने भी वर्मा जी के हाथों को कस लिया। मुझे अपनी गलती की इतनी बड़ी सजा सालों पहले मिल चुकी है बेटा, बल्कि हर रोज भोग रहा हूं। तेरी माँ की तस्वीर मुझसे सवाल करती है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। आकाश ने झुककर वर्मा जी को पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया और पानी का ग्लास पकड़ा दिया। वर्मा जी ने घूंट भर के गला तर किया और बोले, मैं मानता हूं बेटा कि मेरी लापरवाही ने तुझसे तेरी माँ को छीन लिया, पर उस दिन मैंने भी अपनी पत्नी को खो दिया था। उस दिन से रोज मैं इसी बोझ को लिए जी रहा हूं। मैं जानता था तू मुझे माफ नहीं करेगा, पर अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता हूं। बचपन से अपने पापा को हीरो समझने वाला आकाश और पिछले दिनों से उन्हें अपना गुनहगार मानने वाला आकाश अब सामने बैठे उस बेबस इंसान को जिंदगी में शायद पहली दफा बस एक इंसान के रूप में देख रहा था। एक इंसान जिसमें बहुत सी अच्छाइयाँ थीं, लेकिन शायद कुछ कमियां भी थीं। जो हर हाल में लड़ जाने वाला हिम्मती था, पर कहीं कोने में छिपे डर भी थे। जिसके दिल में मीठी यादों के साथ कुछ न भुलाए जा सकने वाले अफसोस भी थे। क्या बरसों पहले हुई एक रात की लापरवाही जिंदगी भर के प्यार, ख्याल और सहारे को मिटा सकती थी? क्या उसके सामने बैठा शख्स एक अपराधी था, या अपने अपराध बोध से रोज लड़कर अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार देने वाला उसका पिता? ऐसे ही न जाने कितने सवाल उसके और आकाश के सामने खड़े रहे। कितनी ही बातें याद आती रहीं, कितने ही सुख के पल याद आते रहे जो खास थे क्योंकि पापा साथ थे। कितने ही दुख याद आए जो महसूस ही नहीं हुए क्योंकि पापा ने कलाई थाम रखी थी। अगले दिन वर्मा जी बहुत देर से उठे। लग रहा था जैसे कुछ ही दिनों में उनकी उम्र सालों बढ़ चुकी थी। आज बरसों बाद सुबह उठकर काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था। कल रात की बातें वाकई में हुई थीं या उनका कोई वहम था, बिस्तर से उठते हुए ये कहना मुश्किल हो रहा था। अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो आकाश का बैग वहीं रखा था और उसके कमरे का दरवाजा रोज की तरह बंद था। उन्होंने चाय का पानी चढ़ाया और दुकान पर जाने के लिए तैयार होना शुरू कर दिया। घर से निकलते हुए वर्मा जी ने देखा कि दुकान की चाबी अपनी जगह पर नहीं थी। आधे घंटे तक पूरे घर में ढूंढा, पर चाबी का कोई नामो निशान नहीं था। परेशान होकर वो जल्दी से दुकान पहुंचे तो राहत की सांस ली। दुकान के बाहर रोज की ही तरह भीड़ थी। थोड़ा आगे चलकर दिखाई दिया कि कारीगर अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे।
कढ़ाई में कचौड़ियाँ तली जा रही थीं, दोने में सब्जी डालकर हाथों हाथ ग्राहकों को परोसी जा रही थी और दुकान का सबसे पुराना मुलाजिम बड़े ध्यान से कीमत वसूल कर रहा था। वर्मा जी आकाश को ढूंढते हुए काउंटर के पीछे पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। वो लिफाफा वहीं काउंटर पे था और खुल चुका था। इतने में दुकान के स्टोर से आकाश निकल कर आया और कारीगरों को सामान पकड़ाकर वर्मा जी से बोला, आज लेट हो गए पापा। वर्मा जी से रहा नहीं गया, बोले, तू कहाँ जा रहा है? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, पर आपका बैग मैंने पैक कर दिया है, आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वर्मा जी ने सवालिया निगाहों से देखा तो आकाश ने वो खुला लिफाफा वर्मा जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है, उसमें पीढ़ियों से चलती आ रही खाने की जगहों के मालिकों को ख़ास बुलाया गया है। देसी स्वाद के चर्चे होंगे वहाँ। अब आप वहाँ वर्मा नमकीन भंडार सदर बाजार की कहानी सुनाएंगे। वर्मा जी को लगा जैसे उन्होंने अपने बेटे को खोते खोते एक बार फिर से पा लिया है। दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले से लग गए। आज वर्मा जी को ये भी एहसास हुआ कि मसालों की पैमाइश कोई भी बिठा सकता है, पर 4 पीढ़ी तक वही स्वाद कायम रखना ये एक परिवार ही मुमकिन कर सकता है। और हाँ, वापस आकर आपको मुझे सारे नुस्खे सिखाने हैं। कहीं 50 साल बाद फिर ऐसा कोई न्योता आया तो वर्मा नमकीन भंडार सदर बाजार की नाक नहीं कटनी चाहिए। और वैसे भी पापा, स्पिनिच कॉर्न पनीर समोसा आपके मसालों के बिना थोड़ी ना बन पाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।